हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ द द्रोणास। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मुझे पता है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब हम लोग के स्कूल में था हमने नहीं पढ़ा था, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और मैंने जितने भी आज क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं यहाँ से, वो सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं। तो आप लोग बने रहिए और मेरा ये चैनल जो है वो देखते रहिए, ओके। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन जो है ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी इस दुनिया में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट किया था वो था कारोलस लिनेयस ने। कारोलस लिनेयस ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था। तो ये कैसे किया था उन्होंने जो पूरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो भाग में डिवाइड कर दिया था। एक था प्लांटे और दूसरा था एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटे और एनिमेलिया दोनों पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो अगर क्वेश्चन आया कि जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसने किया था, तो हम बोलेंगे कारोलस लिनेयस। और ये जो उन्होंने किया था वो क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद ऐसा लगा कि प्लांटे और एनिमली को छोड़कर भी कुछ ऐसे वस्तु हैं, कुछ ऐसे थिंग्स हैं जिसको हम अलग से रख सकते हैं। तो वो कौन थे? वो है प्रोटिस्टा। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में चलते हैं। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। ओके, अर्नस्ट हैकेल, याद रखिएगा कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने क्या किया कि प्लांटे एनिमली को छोड़ के भी और एक हमारा जो है ग्रुप होता है, उस ग्रुप को हमने क्या कहा कि उस ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटिस्टा हमने कहा कि वो ग्रुप का नाम है प्रोटिस्टा। यहाँ पर क्या हो जाता है, माइक्रोब्स या बैक्टीरिया या कुछ भी बोलो, ये यहाँ पर आ गए थे। प्लांट क्या थे? जो एकदम हम लोग ने देखा है, जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको प्लांटे में रख दिया गया। जो एनिमलिया थे, जैसे कि हम हैं, डॉग, कैट, ये सब, तो इनको अलग से रख दिया गया था। और जो माइक्रोब्स थे, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स थे, उनको अलग से प्रोटिस्टा के ग्रुप में रख दिया गया था, ठीक है। ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर लगा कि नहीं, ये जो प्रोटिस्टा है यहाँ पर भी कुछ सब डिविजन्स करने जरूरी हैं, प्रोटिस्टा सब नहीं हो सकते हैं। प्रोटिस्टा में यहाँ पर लगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स है, कि कुछ ऐसे प्राणी है, लिविंग बींग्स है, जिसके अंदर एक ओल्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। ओल्ड न्यूक्लियस है, वो न्यू न्यूक्लियस के साथ नहीं रहता, यूनिसेलुलर है पर न्यू न्यूक्लियस इनमें नहीं है, ओल्ड न्यूक्लियस है। इसके लिए अलग से एक डिवीजन बनाया गया, दैट इज मोनेरा, ठीक है। ओल्ड न्यूक्लियस वाले को अलग से रख दिया गया मोनेरा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन क्या हो गया, प्लांटे एनिमलिया पहले से था, उसके बाद प्रोटिस्टा है, उसके बाद मोनेरा आ गया, ठीक है। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सारे क्लासिफिकेशन को आप बस याद रखिए। देखिए, मैंने बहुत ईजी से मैं पढ़ा रही हूँ, अच्छे से याद रखिए, अच्छे से कंसंट्रेट कीजिए, देखना आपको याद हो जाएगा अभी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ये जो क्लासिफिकेशन है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कॉमनली फॉलोड क्लासिफिकेशन। ओके, द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली फॉलोड क्लासिफिकेशन इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? ये R.H. व्हिटेकर ने दिया था, ठीक है। R.H. व्हिटेकर ने ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। The latest system of classification is सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, इसके बारे में इसका जो डिटेल्स है इसके बाद हम पढ़ाएंगे। तो अब लेटेस्ट क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है? ये है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन ये क्या है? लेटेस्ट है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फॉलोड कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर कौन सा है? वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और अगर बोला इसके बाद कुछ नया आया है या नया आया है, वो कौन सा है? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? वूज, कैंडलर एंड व्हील्स ने। अच्छा, क्वेश्चन फाइव किंगडम से भी आता है, सिक्स किंगडम से भी आता है, याद रखिएगा ये सारा पॉइंट। व्हिटेकर और वूज, कैंडलर एंड व्हील्स का नाम याद रखिएगा, ओके। अब चलते हैं, हम पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज न्यूली एडेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो मैंने क्या बोला था कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन इज द न्यूली एडेड क्लासिफिकेशन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एसएससी का है, तो हमको ये हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये हमारा नेक्स्ट जो WBP कांस्टेबल है या फूड एसआई है या कोई भी एग्जाम हो स्टेट का जो आने वाला है, उसमें ये
क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो आप लोग WBCS के लिए प्रिपेयर हो रहे हो कि WBCS के एग्जाम दोगे, उसके लिए भी बहुत बहुत ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इससे जुड़े रहिए और इस सेशन को आप अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको और ज़्यादा इसको पॉपुलर कीजिए हमारे ये चैनल को, ताकि सब लोग इससे जुड़ पाए और आप लोग को भी इंटरेस्ट मिले कि ये सारे क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो व्हाट इज अ न्यूली एडेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमने बोला कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो मैंने अभी बोला। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये हमने पहले वाले क्लास में पढ़ा था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, ठीक है। टैक्सोनॉमी का क्या मतलब होता है? टैक्सोनॉमी मतलब होता है कोई भी हमको वस्तु मिले, कोई भी चीज हमको मिले इस दुनिया में, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, उसको हम किस में डालेंगे, ये प्लांट में डालेंगे या एनिमल में डालेंगे, प्रोटिस्टा मोनेरा, किस में हम डालेंगे, इसी चीज को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। बहुत इजी से समझ लीजिए कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हम जब इसको कोई एक क्लासिफिकेशन में डालते हैं, कोई भी एक कैटेगरी में डालते हैं, इस डालने को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। इसमें इसका जब डालने के साथ साथ इसका नामकरण भी हो जाता है, तो इसको हम पूरे चीज को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले हमें ज्ञान किससे मिला? तो टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहला जो ज्ञान हमें मिला है वो है कार्लस लिनेयस से, ठीक है। कार्लस लिनेयस से हमें सबसे पहले पता चला कि टैक्सोनॉमी क्या है, ओके। अब देखिए डार्विन कौन थे? फादर ऑफ इवोल्यूशन, ये मैंने पहले वाले क्लास में बताया था, फादर ऑफ इवोल्यूशन थे डार्विन, ओके। फादर ऑफ इवोल्यूशन इज डार्विन। व्हाट इज हु इज लामार्क? लामार्क इज द फादर ऑफ ओल्ड इवोल्यूशन, ठीक है। अगर हमको ऐसे बोले कि अर्ली इवोल्यूशन के फादर कौन है, ठीक है, फादर ऑफ अर्ली इवोल्यूशन वो होंगे लामार्क। मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ओके। ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। फादर ऑफ इवोल्यूशन कौन है? डार्विन, ओके। और लिनेयस कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये याद रखिए। कार्लस लिनेयस कौन है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन। मैंने बोला था कि अभी यहाँ से क्वेश्चन आता है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आ गया ना, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फॉलो करते दीजिएगा। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। हमने पहले ही पढ़ा है, यहाँ पर हमने पहले ही पढ़ा था कि R.H. विटेकर ने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में समझाया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following is the correct hierarchy of biological classification of plants? Which of the following is the correct hierarchy of the biological classification of plants? Plants कहे चाहिए animals कहे कुछ भी कहे, जो correct hierarchy of biological classification है, मैं यहाँ पर आपको साइड में बता रही हूँ, देखिएगा अच्छे से फॉलो कीजिएगा। हम अगर हमारे बारे में ले लेते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग का हम ये जो हिरार्की वो करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो ये हिरार्की है वो हम करते हैं ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा आता है किंगडम, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, याद कीजिए। आपने क्लास 11 12 फिर उससे 11 में पढ़ा है, उसके बाद 9 में भी पढ़ा है, ठीक है। किंगडम फर्स्ट आता है, तो किंगडम में क्या आया हमारा? एनिमेलिया, ओके। किंगडम में आ गया है एनिमेलिया। किंगडम के बाद क्या आता है? किंगडम के बाद आता है फाइलम। किंगडम के बाद आता है फाइलम। इसमें क्या हो जाएगा? एनिमेलिया को अगर डिवाइड करें तो एक का होता है स्पाइनल कॉर्ड, होता है किसी में नहीं होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एनिमेलिया में किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। तो जिसमें नहीं होता है उसको हम छोड़ देंगे, जिसमें होता है उसको लिख लेंगे कॉर्डेट्स, ओके। जिसमें नहीं होता है उसको छोड़ देंगे, जिसमें होता है उसको हम लिख लेंगे कॉर्डेट्स। तो किंगडम, फाइलम, उसके बाद आ जाता है क्लास, ओके। क्लास क्या है इसका? मैमल क्लास, ओके। क्लास है मैमल्स। क्लास ऑर्डर क्या है? इसके बाद ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स इसका ऑर्डर। उसके बाद क्या आ जाता है? फैमिली कौन है इसके? होमिनिडे इज द फैमिली। इसको भी आप इसे कुछ नहीं है, इसमें ऐसे याद कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, देख लीजिए कैसे याद करते हैं। अब मैं अभी बताऊंगी ना, आपको ऐसे झट से याद हो जाएगा। जीनस क्या होता है? होमो एंड स्पीशीज, दैट इज द लास्ट थिंग, दैट इज सेपियंस, ओके। स्पीशीज, सेपियंस, देखिए कुछ भी नहीं है, अच्छे से देख लीजिए।
हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हमने बहुत बार पढ़ा है कि साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमन बींग्स का, होमो सेपियंस। तो जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो पहले जो पार्ट आता है वो उसको जेनस कहते हैं, बाद वाले पार्ट को हम स्पीशीज कहते हैं। तो स्पीशीज का नाम हमने लिख लिया सेपियंस, और जेनस का नाम लिख लिया हमने होमो, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फैमिली, इसके ऊपर चलते हैं। फैमिली, फैमिली होमिनिडे। होमिनिडे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम जो है वो एप्स से आए हैं। एप्स का देखिए, एप्स में अगर आप इमेजिन करिएगा कि एप्स कैसे हैं, थोड़े ह्यूमन टाइप के दिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम होमिनिडे, होमिनिडे का अलग और एक नाम होता है एप, ठीक है। एप इज इक्वल्स टू होमिनिडे, एप भी क्या है, होमिनिडे फैमिली से है, ठीक है। इसके बाद क्या जाता है, प्राइमेट। एप कहे चाहे हम ऐसे जो हम पेड़ में बंदर देखते हैं वो बंदर बोल रहे, हम बबून्स बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, गोरिल्ला बोल रहे, कुछ भी, दोस ऑल आर प्राइमेट्स, ओके। एवरी एप और एवरी मंकी इज कॉल्ड प्राइमेट, जो प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं। तो इसके बाद फैमिली के बाद क्या जाएगा, प्राइमेट। प्राइमेट अब कहाँ से आए हैं, ऑब्वियसली मैमल्स है, प्राइमेट्स मैमल्स है, क्योंकि वो जो उनका जो बच्चा है वो उनको दूध पिलाते हैं, इसीलिए बच्चे को जब दूध पिलाते हैं, देन ऑल आर मैमल्स, प्राइमेट्स आर ऑलवेज मैमल्स, सो वी आर ऑल्सो मैमल्स, ओके। अब मैमल्स कहाँ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड मैमल्स का होता है ना। स्पाइनल कॉर्ड जब होता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, ऑब्वियसली कॉर्डेट्स बोलेंगे। अगर स्पाइनल कॉर्ड है तो हम कॉर्डेट्स बोलेंगे, अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स बोलेंगे, वेरी इजी, ओके। अब कॉर्डेट्स कहाँ जाता है, एनिमिलिया में आ जाता है कॉर्डेट्स, ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड तो प्लांट्स का नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड तो फंगी का, प्रोटिस्टा का, मोनेरा का तो नहीं होगा, कोई बैक्टीरिया का तो नहीं होगा, ऑब्वियसली एनिमिलिया का ही होगा। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग, जस्ट आप ये याद रखिए कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये वाला बस याद कर लीजिए आप। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये आप 5 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये आप याद रखिएगा। अब इसको हम ऑप्शन में देखते हैं, ढूंढते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक चीज दिख रहा होगा, वो है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। और मैंने यहाँ पर देखिए कोई डिवीजन नहीं दिया, आप कहीं भी लिख लीजिए डिवीजन आपको नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर आपको डिवीजन दिख रहा है, ठीक है। तो हम जो हमको दिख रहा है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसको हम छोड़ देंगे, बाकी जिसको बारे में हमें पता है हम वो देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहीं मैंने ऑर्डर के से पहले क्लास लिखा है, ऑर्डर से पहले कहीं मैंने क्लास लिखा है, नहीं लिखा है। मैंने पहले लिखा है क्लास, उसके बाद लिखा है ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पर क्लास, उसके बाद ऑर्डर, कौन से इसमें है, कौन से ऑप्शन में क्लास और उसके बाद ऑर्डर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ठीक है। देखिए एकदम करेक्ट ऑर्डर में है, जैसे मैंने लिखा है क्लास ऑर्डर से, देखिए एकदम करेक्ट ऑर्डर में है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको ना दिमाग यूज कीजिए, ठीक है। जितना आप दिमाग यूज करोगे ये सब क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको नहीं भी पता है, बस इतना पता है, ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, बस इतना पता है तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ओके। नंबर 5 में चले आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन कहाँ है। अच्छा देखिए ये जो स्पीशीज जो मैंने लिखा, ये जो स्पीशीज मैंने लिखा यहाँ पर देखिए एकदम खत्म हो जा रहा है। होमो सैपियंस का जो वो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर खत्म हो जा रहा है। जब भी हमने सैपियंस यूज कर दिया, इसका मतलब हमने वो जो ब्रॉड एस्पेक्ट है उसको शॉर्ट कर दिया, एकदम छोटा कर दिया, ठीक है। सैपियंस में बस होमो सैपियंस ही आते हैं और कोई नहीं आता है, और कोई भी जीनस का, कोई भी फैमिली का लोग नहीं आता है, सिर्फ होमो सैपियंस आते हैं। तो ये अगर हम बोले ये है स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा कि स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट टैक्सन ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी। व्हाट इज टैक्सोनॉमी, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में पहले हमको जानना पड़ेगा, व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट अ क्लासिफिकेशन, ओके। वॉट एवर वी क्लासिफाई, whatever the living beings we classify is called taxonomy, okay. Classification of living beings and identification and nomenclature, everything comes under taxonomy, okay. So what is the purpose of taxonomy? Can we explain the origin of life in taxonomy? Can we explain the origin of life? No, we cannot explain the origin of life. To explain the origin of life, we have to read, we have to study evolution, okay. To explain the origin of life, we have to study about evolution, okay. Only taxonomy couldn't help us, okay. Next is to search the history of evolution. If we don't study evolution, then how will I study
to the history of evolution. Okay, if we don't understand what is evolution, and in this question there's nothing about evolution. In this question evolution के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया. यहाँ पर बोला है only taxonomy. तो यहाँ पर evolution के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया. तो then what else we are finding about history of evolution. ठीक है, तो history of evolution तो यहाँ पर है ही नहीं कुछ, तो हम क्या यहाँ पर खोज रहे हैं. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा. Identify medicinal plants. Why only medicinal plants? Can't we identify animals? Can't we identify microbes? We can identify everything, every living organisms we can identify through taxonomy. ठीक है, so then this option is not the answer. Okay, तो कौन सा आंसर होगा? Identification of unknown species. Identification of unknown species will be the answer of the purpose of taxonomy. समझ में आ गया? Identification of unknown species is the purpose of taxonomy. I hope you all have understood this. ओके, नेक्स्ट चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया. अच्छा, यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. अगर आप लोगों को हमारे द्रोणास के साथ जुड़ना है, अगर आपको द्रोणास का पेड कोर्स लेना है, तो आप इस फोन नंबर में कॉल कीजिएगा. ये जो नीचे फ़ोन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर आप कॉल कीजिएगा. हमारा पेड कोर्स है बहुत रीजनेबल रेट में, और आपको जब तक जॉब ना मिले तब तक हम आपको सहायता करेंगे, तब तक हम आपके साथ हैं. आपको जब जॉब मिल जाएगा तब आप ही लोग बोलिएगा सबको कि ये द्रोणास हमारा बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है. तो हमारा जो ये द्रोणास जो है वो सिलीगुड़ी में है. अगर आप सिलीगुड़ी के ड्वेलर्स हैं, यहाँ पर अगर रहते हैं, तो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए और एडमिशन ले लीजिए द्रोणास में. और अगर आप बाहर रहते हैं तो हमारा ऑनलाइन का बहुत सारा कोर्स है, वो कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं. द्रोणास में फ़ोन कीजिए, आपको डिटेल्स में बता दिया जाएगा. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम चलते हैं. देखिए ये किसने दिया था? ये किसने दिया था क्वेश्चन? मैंने पहले ही बताया, R.H. विटेकर ने. ये याद रखिएगा हर समय. ओके, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो से पहले जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो किसने दिया था? R.H. विटेकर ने. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने कैसे डिवाइड किया. पहले आ गया मोनेरा, उसके बाद आ गया प्रोटेस्टा, उसके बाद आ गया फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया. समझ में आ गया? तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया. ठीक है, तो प्लांटे, एनिमेलिया पहले डिस्कवर हुआ, उसके बाद प्रोटेस्टा, उसके बाद मोनेरा. तो लास्ट उन्होंने अगर बोला गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसा कौन सा नया वर्ड आ गया? नया वर्ड यही है भाई, फंगी. फंगी इज अ न्यू वर्ड. ओके, न्यू वर्ड जो आया है वो है फंगी. अब फंगी को कहाँ डालेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है. मोनेरा में डालेंगे, प्रोटेस्टा में डालेंगे, प्लांटे में डालेंगे, क्या एनिमिली में डालेंगे? कोई जगह ऐसा है ही नहीं जो फंगी को रख पाए, इसीलिए इसको अलग से रख दिया गया. चलिए मोनेरा. अच्छा, ये सारे को जो फीचर है, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमले का जो फीचर है वो आपको जानना पड़ेगा. यही हम लोग मिस्टेक करते हैं, ये सबको पढ़ते नहीं है. अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा you will miss it. If you will miss it, then you just can't imagine what can happen with you. Okay, अगर एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि वो जो मार्क्स आपने खो दिया. तो इसीलिए आपको सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए पहले. ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा. देखिए आप अच्छे से इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए. मैं जो बोल रही हूँ उसको दिमाग में घुसा लीजिए. बस बहुत ही ईजी तरीके से मैं बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से आप कंसंट्रेशन से सुनिए. बस मोनेरा का देख लीजिए. 2 चीज बस याद रखिए. यहाँ पे जो 3 चीज है ना, 3 पॉइंट है, इस 3 पॉइंट को भी याद रखने की जरूरत नहीं है. 2 पॉइंट याद रखिए. एक है प्रोकैरियोटिक, मोनेरा आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ये बस याद रखिए. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन है? मोनेरा है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया. दुनिया का जितना भी बैक्टीरिया है, ओके, दुनिया में जितना भी बैक्टीरिया पाया जाता है, ऑल आर इंक्लूडेड इन मोनेरा. बस ये 2 पॉइंट याद रखिए, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अबाउट मोनेरा. ओके, कहीं से भी कोई भी बैक्टीरिया का दे दे, अगर कुछ भी बैक्टीरिया दे, साल्मोनेला टाइफी या कुछ भी दे दे, आप बोलोगे कि ऑल आर कम्स अंडर मोनेरा. बस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखिए, फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब क्या है? प्रोकैरियोट का थोड़ा मतलब समझ लीजिए. प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट तोड़ दीजिए. अगर समझ में नहीं आ रहा है मतलब तो तोड़ दीजिए टर्म को. प्रो, यहाँ पर प्रो का मतलब प्रोफेशनल नहीं है. ठीक है, इसका यहाँ पर प्रो का मतलब कुछ और है. प्रो का मतलब होता है ओल्ड, प्रीवियस. ठीक है, प्रीवियस से आया है प्रो. ओके, ओल्ड. ठीक है, ओल्ड जो है, ओल्ड कैरियोट. कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस.
ओल्ड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ओके, ओल्ड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक इज ओल्ड न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, जिसका पुराना न्यूक्लियस है, पुराना सेल है। ठीक है, पुराना सेल कैसा होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। पुराने सेल्स में कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। ठीक है, ऐसा एक जेली टाइप का सेल है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, एकदम सब कुछ ऐसे ही छिटा के है। ठीक है, ऐसे स्प्रेड किया गया है, कोई भी कुछ भी एक स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक चीज नहीं है। इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक चीज नहीं है, इसी कारण इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो थोड़ा कम होता है। इनका मूवमेंट, इनका जो ये ज्यादा क्या है, ये ज्यादा ओवर डेवलप्ड नहीं है, ये डेवलप्ड है ही नहीं, ये अंडर डेवलप्ड चीज है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड चीज है। साइनोबैक्टीरिया ये सब क्या है, अंडर डेवलप्ड है, ओवर डेवलप्ड है नहीं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, बैक्टीरिया। वो सब कहाँ आते हैं, मोनेरा में। बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में चलते हैं। इट इज प्लेस्ड बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मैंने पहले ही बताया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद होगा आपको। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बोला था, प्लांट और एनिमल के बीच में क्या जाता है, प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके बीच में एक चीज आ जाता है, दैट इज प्रोटिस्टा। तो अब देखिए, मोनेरा भी यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया आपने कभी देखा है मल्टीसेलुलर, नहीं। मोनेरा भी ऑलवेज यूनिसेलुलर, और प्रोटिस्टा भी ऑल्सो यूनिसेलुलर, मतलब कि एक ही सेल से बना है, वन सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वन सेल ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, तो प्रोटिस्टा भी वही है, पर इसमें एक डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज वेरी सिंपल। डिफरेंस इज यूकैरियोट है। ये जो प्रोटिस्टा है, दीज आर यूकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट्स है ये। इनका जो सेल ऑर्गेनल है ये थोड़ा डेवलप्ड है, मेम्ब्रेन बाउंड है। दिस इज सिंपल। ओके, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस समझ लीजिए। प्रोकैरियोट्स तो एकदम ओल्ड वाले हैं, यूकैरियोट्स जो है वो न्यू वाले हैं। न्यू से यू याद रखिए। ओके, न्यू से यूकैरियोट, न्यू से यू एंड प्रो से ओल्ड है, बस इतना याद रखिए, एकदम सिंपल है। देखिए, न्यू से यू, प्रो से ओल्ड। ओके, ऐसे। तो इनका हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक, मतलब पानी में रहना पसंद करते हैं। ओके, एक्वाटिक हैबिटेट है इनका। ठीक है, देयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या न्यूट्रिशन से क्लासिफाइड हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक। 3 न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। ऑटोट्रॉफिक इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट हो गए हैं, ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स भी हैं होते हैं, पर ये मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्टा है बोल के ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स नहीं। ओके, प्रोटिस्टा एंड प्लांट्स आर बोथ डिफरेंट थिंग। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो कि खुद का खाना खुद बना सके, खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट हो अपना खाने के लिए, किसी और के होस्ट कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, अपना खाना इस पूरे एनवायरनमेंट से खुद ले लेंगे। ठीक है, दिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। अच्छा, पैरासाइटिक कौन है, पैरासाइटिक होते हैं जो कि जिनका होस्ट जो है, पैरासाइटिक जिनका होस्ट होता है लिविंग, जिनका होस्ट लिविंग होता है और बाहर का ऑर्गेनिज्म इस लिविंग होस्ट पर आके अपना खाना यहाँ से लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं लिविंग होस्ट से खाना, उनको हम बोलेंगे पैरासाइटिक। जो अपना खाना लिविंग होस्ट से एक्सट्रैक्ट करेगा उसको हम बोलेंगे पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब सैप्रोफाइटिक में चले आते हैं। सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। ओके, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, दोज आर कॉल्ड सैप्रोफाइटिक। होस्ट सेल कौन से हैं, डेड ऑर्गेनिज्म। तो पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक में डिफरेंस देख लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक में डिफरेंस देख लीजिए। पैरासाइटिक इज लिविंग होस्ट होते हैं, और सैप्रोफाइटिक के कौन होते हैं, नॉन लिविंग होस्ट। नॉन लिविंग मतलब कि डेड होस्ट। ठीक है, ये बस याद रखिए, पैरासाइटिक है, सैप्रोफाइटिक। तो देखिए यहाँ से मुझे 3 इन्फॉर्मेशन और भी मिल गया कि ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, पैरासाइटिक कौन से होते हैं, सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स यहाँ पर है, डायटम्स, फ्लैजेलेट्स, प्रोटोजोआ कम्स अंडर दिस किंगडम। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि मलेरिया का जो पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट, वो कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा या फंगी या मोनेरा, कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा, मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट कीजिए कि मलेरियल पैरासाइट कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा,
ये आपका होमवर्क रहा कि मैलेरियल पैरासाइट जो है वो कौन से क्लासिफिकेशन में आएगा, ठीक है। अच्छा मैं हिंट बता दे रही हूँ, मैलेरियल जो पैरासाइट है इनका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। आप बाकी आप देख लीजिए क्या होगा, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इतना बता दिया कि जो मैलेरियल पैरासाइट है उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ओके नेक्स्ट चलते हैं फंगी में, ये समझ में आ गया है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन यूग्लेना। यूग्लेना जो है उनका ये एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूग्लेना, इसके अंदर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। देख लीजिए आपको अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यूग्लेना जो है वो कौन से क्लासिफिकेशन से है, यूग्लेना इज प्रोटिस्टा, यूग्लेना जो है प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन से है, ठीक है। यूग्लेना आपने देखा होगा ऐसे करके यूग्लेना रहता है, ऊपर में एक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला जिससे वो मूव करता है। ऐसे भी क्वेश्चन आया कि फ्लैजिलाज आर फाउंड इन यूग्लेना, ओके यूग्लेना में फ्लैजिला मिलता है। फंगी नेक्स्ट चलिए देखते हैं फंगी में। फंगी ये जो देखिए प्लांटे एनिमेलिया प्रोटिस्टा मोनेरा, कहीं भी यहाँ पर इसका जगह नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना अलग ही है। ये देखिए क्या अलग है इसमें, थोड़ा देखते हैं। ये देखिए पहले एग्जांपल देख लीजिए, मशरूम, म्यूकर, एल्ब्यूकर, जितना भी तरह का फंगी आप लोग मशरूम खाते हैं वो सारे फंगी से है, ओके। फिर ऑर्गेनिज्म हैविंग अ सेल वॉल ऑफ चिटिन, देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस प्लांटे के साथ फर्स्ट डिफरेंस देख लीजिए, सेल वॉल जो है वो चिटिन से बना हुआ है। प्लांटे का क्या था, प्लांटे का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना है। प्लांटे का भी सेल वॉल है, फंगी का भी सेल वॉल है, प्लांटे का भी सेल वॉल है, फंगी का भी सेल वॉल है। प्लांटे का किससे बना है, सेल्यूलोज से बना है, और क्या बोलते हैं फंगी का किससे बना है, दैट इज चिटिन से बना है, ठीक है। फंगी का चिटिन से बना है, प्लांटे का सेल्यूलोज से बना है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस है। अब नेक्स्ट डिफरेंस पे चलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा अगर सेल वॉल है तो क्या ये एनिमल में आ सकता है, नहीं आ सकता है, एनिमल्स का सेल वॉल नहीं रहता है, ठीक है। कोई भी एनिमल्स का सेल वॉल नहीं रहता है, वो सिर्फ प्लांट्स में आता है। इसीलिए तो यहाँ इसको फंगी को इसलिए तो एनिमल में नहीं रखा गया। अगर एनिमल में रखा जाता तो ये तो नहीं होता ना, सेल वॉल तो नहीं होता एनिमल्स का, इसलिए इसको फंगी को नहीं रखा गया। इसको प्लांट में भी नहीं रख सकते क्योंकि दिस आर हेटेरोट्रॉफिक। इसका जो पहले तो सेल वॉल चिटिन है, उसके बाद ये क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका रहता है, मतलब कि दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करते हैं अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ओके। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे क्योंकि ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। mycelium network is found in their body which is filled with filaments called hyphae। mycelium network जो है ये इनके बॉडी में मिलता है, माइसीलियम नेटवर्क जो है इनके बॉडी में मिलता है और दैट इज फिल्ड विद द फिलामेंट कॉल्ड हाइफे। अच्छा माइसीलियम नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा हम बोल देते हैं, माइसीलियम नेटवर्क क्या है। एक देखिए समझ लीजिए एक ब्रेड है, आप ब्रेड खाते हो ना, ये ब्रेड है, ब्रेड को आप कोई वार्म प्लेस में रख दीजिए, कोई भी गर्म जगह पे रख दीजिए, व्हाट विल यू फाइंड आफ्टर 1 वीक और समथिंग, आफ्टर 5 डेज समझ लीजिए, 5 डेज में वो क्या दिखेगा, कोई वार्म जगह में रख दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे 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 कुछ नेटवर्क्स आ जाएंगे, कुछ नेटवर्क्स, कुछ जाली जाली टाइप का आपको व्हाइट व्हाइट कलर का दिखेगा कि ब्लैक ब्लैक कलर का दिखेगा, थ्रेड लाइक एकदम थ्रेड से भी पतला, एकदम थ्रेड से भी पतला, ऐसे आपको यहाँ पर जाली जाली टाइप का दिखेगा। दीज आर कॉल्ड माइसीलियम नेटवर्क, ओके। आप घर में ट्राई कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा शायद, माइसीलियम नेटवर्क इसको कहते हैं। ये सब कौन बनाता है, ये सब फंगी बनाता है, ठीक है। माइसीलियम नेटवर्क कौन बनाता है, फंगी बनाता है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये जो नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे टाइप के कुछ चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसे टाइप के कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का चीज अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे, कुछ चीज आपको देखने को मिलेगा। These are called hyphae, ओके, दीज आर कॉल्ड हाइफे। ये जो आपको चीज दिख रहा है ये है हाइफे, ये आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा, विद नेकेड आइज आपको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो हाइफे का क्या काम है, ऐसा ही ब्रेड अगर और एक मिल गया, इसको समझ लीजिए कोई फेवरेबल कंडीशन मिल गया, ऐसा ही ब्रेड एक और मिल गया जो कि वार्म प्लेस में ही रखा हुआ है, ऐसा फेवरेबल कंडीशन अगर मिल गया, ये हाइफे क्या करता है, अपने ये जो टोपला है ऊपर, ये जो इसका डोकरी है, इसको वो क्या करते हैं, खोल देते हैं।
खोलकर यहाँ का जो स्पोर्स है, ये सारा जो स्पोर्स यहाँ पर है, वो सारा स्पोर्स यहाँ पर आकर एक और नेटवर्क बना देगा, एक और नेटवर्क बना देगा। तो ऐसे ही करते करते वो पूरे ब्रेड को खराब कर देगा, पूरे ब्रेड को ही वो ऐसा बना देगा। इसीलिए इसको जो फंगी को बोलते हैं, कोई कोई फंगी क्या होता है, पॉइजनस होता है, जैसे कि ये सारे फंगी थोड़े पॉइजनस होते हैं, इसको नहीं खाया जा सकता। ठीक है, माइसेलियम नेटवर्क को समझ में आ गया, हाइफे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और बार अच्छे से मेरे ये चैनल को, मेरे ये सेशन को एक और बार अच्छे से रिव्यू कर लीजिएगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा चीजें को। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, दैट इज प्लांटे। प्लांटे का जो क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटे। ठीक है, तो मतलब सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना है, और सम प्लांट्स वो क्या होते हैं, some plants insectivorous and parasites भी होते हैं। all plants are not autotrophs, some plants are also insectivorous and parasites। ठीक है, insectivorous plants का एक एग्जाम्पल आप हमें कमेंट में दीजिए, एक एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट का कमेंट में लिखिए। ओके, पैरासाइट्स मैंने पहले बता दिया, तो इंसेक्टिवोरस और पैरासाइट्स भी कुछ प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, एनिमेलिया। Almost every animal which are heterotrophs, okay, which are heterotrophs and multicellular organism with organs or tissues comes under this category। ठीक है, कुछ नहीं, ज्यादातर, मतलब कि ऑलमोस्ट एवरी एनिमल इज हेटेरोट्रॉफ। ऐसा कोई एनिमल इस पृथ्वी में नहीं है जो कि अपना खाना खुद सनलाइट से बना ले। है कोई? सनलाइट जो, वो तो जादू ही करता है ना, जादू, एलियन वाला जादू वही करता है, सनलाइट खाता है। हम लोग क्या खा पाते हैं? नहीं, हम लोग नहीं खा पाते हैं। ठीक है, हम लोग को किसी और प्राणी के ऊपर, किसी और लिविंग बीइंग के ऊपर डिपेंड करना ही पड़ता है फॉर आवर फूड। ठीक है, वो चाहे प्लांट हो सकते हैं, चाहे एनिमल्स हो सकते हैं, चाहे फंगी हो सकते हैं, मशरूम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है फॉर आवर फूड। इसीलिए हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स, हम हैं हेटेरोट्रॉप्स। और ऑब्वियसली वी आर मल्टीसेलुलर, ये तो कुछ समझने का है ही नहीं, हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है ही, विथ ऑर्गन्स। हमारा क्या क्या है, ऑर्गन्स है, टिश्यू है, कम्स अंडर दिस कैटेगरी। मल्टीसेलुलर है, बहुत सारा सेल मिला के टिश्यू बनता है, बहुत सारा टिश्यू मिला के मसल बनता है, मसल एंड बोन्स मिला के एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, हो गया हमारा एनिमेलिया कंप्लीट। समझ में आ गया? बहुत इजी है, देखिए बहुत ही इजी है, आप बस थोड़ा सा समझ लीजिए बस। द पर्पस ऑफ बोटानिकल गार्डन इज टू। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। द पर्पस ऑफ अ बोटानिकल गार्डन इज टू, इसका मतलब क्या है, जो बोटानिकल गार्डन हमने देखा है, बहुत बोटानिकल गार्डन हम घूमे हैं, तो ये इसका जो काम क्या है, इसका काम है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, चलते हैं एलिमिनेट करते हुए हम एग्जैक्ट आंसर में चलते हैं। प्रिजर्व्स ट्रॉपिकल प्लांट्स। अच्छा, ट्रॉपिकल प्लांट्स को प्रिजर्व करता है, और नॉन ट्रॉपिकल को वो भाड़ में जाएंगे क्या? तो नॉन ट्रॉपिकल हो, ट्रॉपिकल हो, टेम्परेट हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ प्रिजर्व करता है। ठीक है, सारे प्लांट्स को ये प्रिजर्व कर सकता है बोटेनिकल गार्डन। ठीक है, तो ये आंसर, ये ऑप्शन वाला आंसर नहीं होगा। टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को अगर प्रिजर्व करना है, हम बोटानिकल गार्डन क्यों बनाएंगे? वी विल मेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम बनाएंगे। ठीक है, वहां पर हम इसको रखेंगे वाइल्ड लाइफ को, हम बोटानिकल गार्डन में क्यों रखेंगे? तो ये भी ऑप्शन आंसर में नहीं होगा। गिविंग अ प्लेस फॉर रिक्रिएशन, पार्क में चलते हैं ना, अगर रिक्रिएशन ही जाना है तो पार्क में चलते हैं, आइनॉक्स में सिनेमा देख लेते हैं। ठीक है, बोटानिकल गार्डन बनाने की क्या जरूरत है? ठीक है, कहीं घूम कर भी आ जा सकते हैं, बोटानिकल गार्डन की जरूरत नहीं है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? XC2 कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। ओके, XC2 ये है आंसर भाई, XC2 कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। ठीक है, कोई भी जर्म प्लाज्म का मतलब समझ लीजिए, जर्म प्लाज्म होता है जो हम लोग सीड, कॉमनली वी नोन एज सीड, कोई भी सीड है, इसको हम अच्छे से कंजर्व करके, इसका जो एक फैमिली है, ये सीड का जो फैमिली है, ये फैमिली को हम वहाँ पर कंजर्व करते हैं उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में। जब हम कोई चीज़ को अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करने देते हैं, उसको डेवलप होने देते हैं, वी कॉल इट XC2 कंजर्वेशन। अगर हम कोई चीज़ को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में उसको ग्रो करने देते हैं,
होने, उसको डेवलप करने देते हैं, तो वी विल से इट ex situ कंजर्वेशन, और एल्स वी विल से इट, अगर ऑपोजिट हो गया तो क्या बोलेंगे, इन situ कंजर्वेशन। अगर ऑपोजिट हो गया, अगर मैंने उसको वहां से लेकर कहीं पिंजरे में डाल दिया है, कोई केज में डाल दिया है, देन वी विल कॉल इट इन situ कंजर्वेशन। ओके, समझ में आ गया। अब देख लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। वर्ल्ड फर्स्ट बोटानिकल गार्डन कौन सा है? वर्ल्ड फर्स्ट बोटानिकल गार्डन इज रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड। ये आप लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। वर्ल्ड फर्स्ट बोटानिकल गार्डन कौन सा है? रॉयल बोटानिकल गार्डन इंग्लैंड। इंडिया फर्स्ट बोटानिकल गार्डन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। दिस इज द फर्स्ट बोटानिकल गार्डन इन इंडिया। विच इज द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन इंडिया इन एशिया? देखिए, लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इंडिया में भी एंड एशिया में भी, वो कौन सा है? हावड़ा शिवपुर बोटानिकल गार्डन। समझ में आ गया, हावड़ा शिवपुर बोटानिकल गार्डन। ये आप इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलाता है, फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मैंने ये पहले ही बताया था, फाइकोलॉजी कौन सा किसको स्टडी करता है। फाइकोलॉजी देखिए ऐसे आप याद रखिएगा, फाइको मीन्स प्लांट, प्लांट लाइक को हम बोलते हैं फाइको। फाइको इज प्लांट लाइक, तो यहाँ पर कौन सा प्लांट लाइक है, ठीक है, इसका मतलब होगा एल्गे, एल्गे, ठीक है, एल्गे इज फाइकोलॉजी, एल्गे इज फाइकोलॉजी। एल्गे कौन से होते हैं? आप देखे होंगे कोई जगह में अगर बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, कहीं आपके टेरेस में देख सकते हैं या कि आपके दीवार पर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, वहाँ पर आप ग्रीन आप देखोगे कि समझ लीजिए ये आपका घर है, यहाँ पर पानी गिर रहा है, यहाँ पर ग्रीन देखना हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गे। दोस आर कॉल्ड एल्गे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है द फेमस बुक सिस्टम ऑफ नेचर इज रिटन बाय, ये तो बहुत इजी है, सिस्टम ऑफ नेचर किसने लिखा है? ये डार्विन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर, इसका कुछ समझाने का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ये देख लीजिए, हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट्स, तो आप समझ में ही आ गया होगा कौन सा आंसर होगा। प्लांट डिजीज नहीं होगा, रूटलेस प्लांट नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म फाउंडेशन नहीं होगा, कौन सा होगा? एक्वाटिक प्लांट। ऑर्गेनिज्म फाउंडेशन क्यों होगा? ऑर्गेनिज्म में तो प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, सभी कुछ आता है, यहाँ पर तो अभी बैक्टीरियाज भी आ जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। रूटलेस प्लांट भी नहीं होगा, हाइड्रोफाइट्स का रूट्स होता है। प्लांट डिजीज ये तो नहीं है, एक्वाटिक प्लांट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या है? कोई भी अगर समझ लीजिए कोरोना, जब कोरोना का जो वायरस वो आया था, कोरोना का जो वायरस आया था, फर्स्ट काम क्या था? फर्स्ट कैसे हमने क्लासिफाई कर दिया? पहले इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया? नहीं। पहले इसको नाम दे दिया? नहीं। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एक्चुअली वायरस है, ये एक्चुअली वायरस है, इसका जो फीचर्स हमने पहले आइडेंटिफाई किया, ये तो काम है टैक्सोनॉमी का। फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आइडेंटिफिकेशन, पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई इट्स फीचर फर्स्ट, देन यू कैन जस्ट क्लासिफाई और नेम इट। ओके, यू जस्ट कैन क्लासिफाई और नेम इट और डिस्क्राइब इट, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस थिंग। तो ये आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। अच्छा, क्वेश्चन 12 इज रिपीटेड। ओके, इसका भी आंसर आइडेंटिफिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑब्वियसली कार्लस लिनेयस। व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर? ये हम अब पढ़ते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, इट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का ये एक पार्ट है। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, देन द थर्ड पार्ट जो आता है वो है नेमिंग, इसका एक नाम देना पड़ेगा। अगर समझ लीजिए कोरोना का वायरस आया, कोरोना का वायरस को पहले हमने इसका फीचर्स को आइडेंटिफाई किया कि ये ऐसा दिखने में है, इसका ये ऐसा दिखने में है, हमने कर लिया। उसके बाद हमने इसको क्लासिफाई किया कि नहीं, ये तब प्लांट भी नहीं है, एनिमल भी नहीं है, ये प्रोटिस्टा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ये वायरस है, ये एक वायरस है। हमने इसको आइडेंटिफाई किया, ये क्लासिफाई किया। इसके बाद हमको जानना है कि इसका एक नाम हम रखना पड़ेगा, इसको एक नाम देना पड़ेगा। ये जो नाम देने का जो तरीका है, दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो नाम देते हैं हम, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये जो नाम हम देंगे, ये एक सिस्टम से देना पड़ेगा। सब कुछ का एक रूल होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का भी एक रूल है। वो रूल क्या है? जीनस इज ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट। जीनस को हम सबसे पहले जीनस का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद
जीनस इज ऑलवेज कैपिटलाइज, जीनस जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जीनस का नाम हम कैपिटल में लिखेंगे। द स्पीशीज इज ऑलवेज रिटन इन सेकेंड, यस सेकेंड में तो लिख रहे हैं, स्पीशीज ऑलवेज रिटन इन सेकेंड। द जीनस एंड स्पीशीज मस्ट बी इटैलिसाइज्ड, अंडरलाइंड इफ हैंड रिटन। अगर हमने टाइप किया है, अगर हमने कोई टाइप किया है ये सब नाम को, तब हम क्या करेंगे, इसको इटैलिसाइज में करेंगे, इटैलिसाइज में करेंगे। जब हमने हाथ से लिखा है तब हम इसको अंडरलाइन करेंगे अलग अलग से, ठीक है, अलग अलग से हम इसको अंडरलाइन करेंगे। और अगर टाइप किया है तो वी विल इटैलिसाइज दिस, ओके। दिस इज द रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ में आ गया? फटाफट देख लीजिए आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है, आपको कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, ये जो मैं वीडियोस लेकर आई हूँ ये आपको कैसा लग रहा है। देखिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, आपके लाइक से सच में हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और देखिए एक बार मैं फिर से एक पूरा रिवीजन कर देती हूँ। टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटे एनिमिले किसने दिया था? कारोलस लिनियस। टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटे एनिमिले किसने दिया था? कारोलस लिनियस ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। क्या क्या था? प्लांटे, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कोपलैंड, कोपलैंड ने। क्या क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। सबसे मोस्ट पॉपुलर, कॉमनली फॉलोड, ठीक है, आर.एच. विटेकर ने। इसका हम बाद में पढ़ेंगे क्या क्या है। लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, वो किसने दिया था? वूज, कैंडलर एंड व्हील्स, ओके। अच्छा अब क्वेश्चन में चले आते हैं। व्हाट इज न्यूली एडेड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑब्वियसली ऑप्शन डी, सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कारोलस लिनियस। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? W.H. विटेकर। Which of the following is the correct hierarchy of biological classification? Option D, division, class, order, family, genus, ठीक है, option D. Smallest taxon of classification, that is species. What is the purpose of classification? Identification of unknown species, okay. Next question. नेक्स्ट इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बता दिया। जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया जितने भी हैं इस दुनिया में सारे मोनेरा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा क्या है? ऑब्वियसली यूकैरियोट्स है, ऑब्वियसली यूकैरियोट्स है। इनका क्या है? जितने भी प्रोटोजोन्स बोलो, यूग्लेना बोलो, एमीबा बोलो, ये सारे प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं। ये यूनिसेलुलर है, एक्वाटिक हैबिटेट है इनका, और ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक होते हैं, ओके। नेक्स्ट फंगी, फंगी क्या होते हैं? इनका जो सेल वॉल है वो चिटिन से बना होता है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। माइसीलियम नेटवर्क एंड हाइफे यहाँ पर दिखता है, ओके। मशरूम, यूकर, एल्बिगो, दीज आर द एग्जांपल्स। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ओके। नेक्स्ट है प्लांटे। प्लांटे का क्या है? सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना है। ये इंसेक्टिवोरस हो सकते हैं। इंसेक्टिवोरस का एक एग्जाम्पल हमको बता दीजिए कमेंट में। और पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एनिमेलिया जो है वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं विद ऑर्गन्स और टिश्यू, टिश्यू रहता है उनके, और बहुत सारा टिश्यू मिला के मसल्स बनता है, मसल्स और बोन्स मिला के ऑर्गन्स बनता है। ये भी एनिमेलिया के कैटेगरी में आते हैं। तो बोटानिकल गार्डन का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। वर्ल्ड का फर्स्ट बोटानिकल गार्डन, इंडिया का फर्स्ट बोटानिकल गार्डन और लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन इन इंडिया, एशिया। ये मैंने तीनों इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसको अच्छे से रट लीजिए, कहीं लिख लीजिए ताकि दिमाग में रह जाए। फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गे। और यहाँ पर अगर बता दिया कि माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी, नॉट माइथोलॉजी, ओके, नॉट माइथोलॉजी, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी, ये से भी क्वेश्चन आ सकता है। माइकोलॉजी क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ फंगी। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंगी। द फेमस बुक सिस्टम ऑफ नेचर इज रिटन बाय डार्विन, ओके। डार्विन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में चले जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स आर एक्वाटिक plants. Hydrophytes are aquatic plants. The first step of taxonomy is identification of anything, ठीक है। 13 पॉइंट क्या है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस बाय कारोलस लिनियस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस बाय कारोलस लिनियस। और रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यहाँ पर मैंने बता दिया है। जीनस इज ऑलवेज रिटन इन फर्स्ट, जीनस इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, द स्पीशीज इज ऑलवेज रिटन इन सेकेंड, एंड द जीनस एंड स्पीशीज मस्ट बी इटैलिसाइज्ड। और अगर हैंड रिटन है तो क्या होगा? अलग से अंडरलाइन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा सारा जो क्वेश्चन है, सारा जो एक्सप्लेनेशन है। तो अगर ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और शेयर करिएगा सारे अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।